वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 रेजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है संकल्प लेना। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पूरी इसकी समरी समझिएगा और क्वेश्चन आंसर भी देखिएगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का राइटर का नाम है मनीष गोयल। बेसिकली मनीष गोयल राजस्थान से बिलोंग करते हैं और झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अच्छी तरीके से राइटिंग करना सीख लिया है और वो जाने माने लेखकों के रूप में जाने जाते हैं। कुल मिलाकर मनीष गोयल ने कम उम्र में ही अपना बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। मनीष गोयल राजस्थान में ही पैदा हुए और अपनी एजुकेशन भी उन्होंने राजस्थान में ही पूरी की है। इसके अलावा मनीष गोयल जो हैं समाज कल्याण से संबंधित कार्य भी करते हैं। वो एक कह सकते हो आप एक रिफॉर्मर है। इस तरीके से समाज को सुधारने के लिए वो कई सारे कार्यों पर बल देते हैं। साथ ही साथ मनीष गोयल मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, कृषि की नई तकनीकी लोगों तक पहुंचाते हैं, सिखाते हैं उन्हें। वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, पानी का संरक्षण करना, इस पर वो जोर देते हैं। साथ ही पर्यावरण के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, पर्यावरण को हानि होने से बचाना भी मनीष गोयल के कहानियों के मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा ट्री कंजर्वेशन, पेड़ पौधों की रक्षा करना, पानी को बचाना, जल का संरक्षण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बनाए रखना, ये सभी मुद्दे जो होते हैं मनीष गोयल की कहानियों से संबंधित होते हैं। ये चैप्टर भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें भी वो इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रेजोल्यूशन, उसका मतलब होता है संकल्प लेना या दृढ़ निश्चय ही हो जाना किसी काम के लिए। तो ये चैप्टर भी हमें यही बताता है, पानी को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, साथ ही जो अकाल पड़ा हुआ है गांव को, उसको सुधारने के लिए गांव के लोग संकल्प लेते हैं और किस प्रकार से अपने गांव की जो सूखी जमीन होती है उसमें फिर से हरे भरे खेत जो होते हैं वो लहराते हैं। ये चैप्टर कुछ इसी तरीके से हमें समझाता है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अन्ना नाम का एक लड़का होता है। अन्ना होता है एक यंग लड़का होता है जो गांव में ही रहता होता है, पर पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स उसे कॉलेज में भेज देते हैं शहर में। अन्ना की कॉलेज की छुट्टियां हो रही होती है और वो समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव दोबारा लौटता है। जैसे ही अन्ना शहर से गांव छुट्टियों में दोबारा आता है तो देखता है कि गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। वो थोड़ी दूर चलता है, पूरा का पूरा गांव एकदम खाली दिखाई देता है उसे। गांव में एक भी मानवीय रूप नहीं दिख रहा होता है, मतलब कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता। अन्ना के मम्मी पापा भी गांव में ही रहते हैं, वो भी उसे नहीं दिखाई दे रहे होते। अन्ना सोचता है कि चलो थोड़ा और आगे चलता हूँ, गांव की चौपाल तक जाके देखता हूँ, वहां पर सभी लोग तो मिल ही जाएंगे। अन्ना रास्ते से गुजर रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि जो जमीन है ना उसके गांव की, वो बहुत ज्यादा सूखी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने टाइम से गांव में बारिश नहीं हुई है। जमीन बहुत ज्यादा गर्मी निकाल रही है और प्यासी है बहुत समय से कि इसे पानी की एक बौछार भी नहीं मिली है। अन्ना कुछ समझ नहीं पाता है, गाँव का माहौल उसे बदला बदला सा नजर आ रहा होता है। अन्ना कहता है कि मेरा गांव तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब मैं जब शहर से लौट कर आया हूँ तो गांव मुझे पहले की तरह क्यों नहीं दिखाई दे रहा। पहले तो दूर दूर तक खेत लहराते रहते थे, हर जगह गाँव में किसान दिखाई देते थे, गाँव के बूढ़े बड़े लोग और उसके अन्ना के साथी मित्र भी दिखाई देते थे। पर आज ऐसा गाँव में क्या हो गया है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अन्ना आगे जाता है। जैसे आगे की तरफ जाता है तो सारे के सारे जो खेत होते हैं वो एकदम सूखे होते हैं। खेत में एक रत्ती भर भी कुछ हरियाली दिखाई नहीं देती है। एक बबुल का पेड़ होता है पुराना, जिस पर अकेला कौवा बैठा हुआ होता है। उस कौवे के आसपास ना ही कुछ खाने के लिए होता है, ना ही कुछ और लोग होते हैं, ना ही किसान दिखाई देते हैं। एक पुराना बबुल का पेड़ होता है जो अन्ना बचपन में उसके नीचे खेला भी करता था। वो देखता है अकेला कौवा बैठा हुआ है और कौवा भी बड़ा उदास है, वो कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा। अन्ना को बड़ा अजीब लगता है। वो आगे जाता है, फिर वो देखता है कि गांव की जो चौपालें हैं वो भी खाली है। उसके रास्ते से होकर वो पाठशाला के रास्ते से होकर गुजरता है। पाठशाला वो स्कूल, वो विद्यालय जहां पर अन्ना भी बचपन में पढ़ा करता था और उसके गांव के बाकी लोग भी पढ़ते हैं। तो अन्ना सोचता है कि पाठशाला आज बंद क्यों है, क्या पाठशाला में कोई आया नहीं है। ना तो कोई टीचर दिखाई दे रहा है, ना दरियों पे बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना ही बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, ना ही उनके पहाड़े दोहराने की आवाज आ रही है। हर वक्त मैंने तो यही देखा है कि टीचर जो होते हैं वो अपने हाथ में डंडा लिए रहते हैं और बच्चों से पहाड़े बुलवाते हैं। दो दूनी
दो दूनी एक दूनी दो, दो दूनी चार, इस तरीके से पहाड़ों की जो सीरीज चलती है वो होती है। पर अन्ना देखता है कि आज क्या हुआ है, ना पाठशाला खुली है, ना टीचर दिखाई दे रहे हैं और ना ही बच्चे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हो क्या गया है आज गाँव में, कहीं गाँव में आज कोई अवकाश तो नहीं है। फिर अन्ना फिर आगे बढ़ता है, पाठशाला को क्रॉस करते हुए फिर आगे की तरफ घर की तरफ अपना बढ़ने के लिए सोचता है घर जाकर देखता हूँ, माँ से पूछता हूँ कि गाँव में आज ऐसा माहौल मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। अन्ना पुराने रास्ते से होकर गांव की गलियों में से जा रहा होता है। वहीं उसे पुराना बेरी का पेड़ दिखाई देता है, वही बेरी का पेड़ जहां पर अन्ना और उसके मित्र, जिनका नाम होता है महेश और रामुदा, वो तीनों चारों बच्चे उस बेरी के पेड़ के लमुट कर मस्ती कर रहे होते हैं और बेर भी खाते हैं। आज उस बेरी के नीचे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसके दोस्त दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई और दूसरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेरी पर इतने मीठे पेड़ लगे हुए होते हैं कि हर कोई बेरी के चारों तरफ झमुटता रहता है बेरों को तोड़ने के लिए। पर आज तो बेरी भी सूखी पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि बेरी के सारे पेड़ टूट चुके हैं। ना कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, ना ही कोई जानवर दिखाई दे रहा है, ना ही आसपास के खेतों में कोई किसान। हो क्या गया है गाँव में। अन्ना सोचता है क्या मेरे पीछे से गांव में कोई अपशगुन हो गया है क्या, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो मुझे पता नहीं है, ना कोई दिखाई दे रहा है ना कोई मुझे कुछ बता रहा है। अन्ना फिर आगे की तरफ बढ़ता है, आधा रास्ता क्रॉस कर चुका होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। हल्की शाम होने वाली होती है, सूरज बस ढलने ही वाला होता है, हल्का हल्का गोधुली हो रखी होती है, शाम का समय हो रखा होता है, सूरज बस ढलने ही वाला होता है और अन्ना अब अपने घर की तरफ निकल रहा होता है, पहुंच चुका होता है। ढलता हुआ सूरज अन्ना में हमेशा लो स्पिरिट कर देता है। लो स्पिरिट मतलब अन्ना की जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको कम कर देता है। इसलिए ढलता हुआ सूरज, सेटिंग सन, अन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि ढलता हुआ सूरज मेरे अंदर की शक्ति, मेरे अंदर की जो एनर्जी है उसे कम कर देता है। इसलिए अन्ना ढलते हुए सूरज की तरफ मुंह कभी भी नहीं करता। वो पीठ करता हुआ निकल रहा था, शाम हो चुकी थी, घर की तरफ जा रहा था। रास्ते पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूछूं भी तो किससे पूछूं कि गांव के सारे लोग कहाँ गए। और गांव की ऐसी हालत देखकर अन्ना को ऐसा लग रहा था कि गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से जमीन भी सूखी हुई है, पेड़ पौधे भी सूखे दिखाई दे रहे हैं, ना ही दूर दूर तक कोई हरा कोई खेत दिखाई दे रहा है। अन्ना जाता है, गलियों में देखता है और अपने गांव की चौपाल के तक पहुंच जाता है। चौपाल वो एरिया होता है जहाँ पर जो गांव की जो एंट्री होती है वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं एक पाटे के ऊपर, या फिर कह सकते हो घेरा बनाकर, जहाँ पर थोड़ी रौनक भी लगी रहती है। गाँव में हर नुकड़ों पे चौपाल पाई जाती है। अन्ना सोचता है मैं गांव के नजदीक और अंदर आ चुका हूँ, मेरा घर बस 2 ही कदम पर है, चलो गांव की चौपाल जाकर देखता हूँ कि कोई लोग मुझे मिल जाए। जैसे ही अन्ना गांव की चौपाल में एंटर करता है, वहां पर उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई देता है, जो कि उनके गाँव का ही होता है। बूढ़ा चौकीदार दिखाई देता है। चौकीदार कैसा दिखता है, बड़ा ही पतला दुबला होता है, चेहरे का रंग पीला पड़ा होता है और लंबी बड़ी बड़ी सफेद दूध जैसी उसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, जो पूरे चेस्ट को कवर किए हुए होती है। चौकीदार ने फटे पुराने धोती कुर्ते पहने हुए होते हैं और कुल मिलाकर वो थोड़ा कांप रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि चौकीदार भी दुखी है। अन्ना पूछता है चौकीदार से, बाबा क्या हुआ, क्या मैटर है, आप मुझे बताएंगे कि अपने गांव में हो क्या गया है। तो चौकीदार अन्ना को बताते हैं कि अन्ना, जब तुम शहर चले गए थे पढ़ने के लिए तो पीछे से हमारे गांव के हालात बहुत खराब हो गए हैं। हमारे गांव में भयंकर ड्रॉट, अकाल पड़ चुका है, बहुत ज्यादा भयंकर ड्रॉट मतलब कि अकाल पड़ चुका है। और अकाल इतना भयंकर था कि बहुत समय से पीछे बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से सभी किसान परेशान हैं, फसलें हैं जो जल चुकी हैं, जानवरों को खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। गांव में जितने भी पानी के स्रोत थे, जैसे कि कुआं, बावड़ियां, जल के स्टोर करने के लिए तालाब और नदियां, सारे खाली हो चुके हैं। अब गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है, ना खुद के पीने के लिए, ना ही जानवरों को पिलाने के लिए और ना ही फसल उगाने के लिए। ऐसा सोचकर अन्ना बड़ा ही दुखी होता है। उसे लगता है अच्छा, तभी ऐसा माहौल मुझे गांव में दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया, गांव में अभी तक अकाल पड़ गया है और बारिश नहीं हो रही। तो अन्ना चौकीदार से पूछते हैं, बाबा गांव के सभी लोग कहाँ गए, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो चौकीदार अन्ना को बताते हैं कि बारिश नहीं हुई है, तो गांव के सभी लोग आज पहाड़ी वाले बाबा के यहाँ गए हैं और पूरी रात की वो प्रेयर करने के लिए गए हैं। कुल मिलाकर गांव के सभी लोग पूरी रात की प्रेयर करने के लिए गए हैं और भगवान को मनाने गए हैं, इंद्र देवता को, कि हमारी प्रेयर आप स्वीकार करो और इंद्र देवता हमारे
जो गांव है उसमें अच्छी बारिश करवा देंगे, ऐसा उनका विश्वास था। क्योंकि गांव के लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बस भगवान के पास जाकर प्रेयर करने लग जाओ, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अन्ना ने उनके धर्म का मजाक नहीं उड़ाया। अन्ना ने कहा ठीक है, अगर गांव वालों को भगवान पर आस्था है और वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, पर मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। मेरे पास और दूसरे तरीके हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। केवल भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान आकर हमारी मदद कर देंगे और हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ऐसा उचित नहीं होगा। हमें कुछ और तरीके भी अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारे गांव की इस समस्या को दूर किया जा सके। गांव पर 3 प्रकार के संकट आ चुके थे। एक वाटर क्राइसिस बोला जाता है पानी के संकट को, जल के संकट को। जब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बारिश भी नहीं हो पा रही है और नदियों में भी पानी जो है वो खत्म हो रहा है, तो वाटर क्राइसिस, जल का संकट आ जाना। पेड़ पौधों को भी काट दिया जाता है, या कह सकते हैं पेड़ पौधे जो लगाए हैं वो उग नहीं रहे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और तीसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश जब आती है तो बारिश के पानी को कलेक्ट नहीं किया जाता, और नहीं किया जाता है तो वो पानी भी वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर अन्ना का गांव पूरी तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये समस्या आगे चलकर और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, अगर समय रहते हम लोगों ने उचित कदम नहीं उठाए तो। अन्ना गांव में पढ़ा लिखा था, शहर में वो पढ़ता था। गांव के उसके 2 मित्र थे। एक मित्र का उसका जो नाम था महेश था, दूसरे मित्र का नाम था रामूदा, जो दोनों ही अन्ना के गांव के मित्र थे। एक उनमें से अन्ना से थोड़ा छोटा भी था। तो अन्ना सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मंदिर में जाकर उन लोगों के साथ प्रेयर करने लगूं या इंतजार करूं उन सबके लौट के आने का। ऐसा चौकीदार से अन्ना बात करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। अपने घर पे जाकर अन्ना अपनी छोटी सी कुटिया में, अपने घर में रहता है और अंदर जाके कुछ सोच रहा होता है। अन्ना सोच रहा होता है ये क्या हो गया मेरे गांव में, क्या यही दिन देखने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया था। मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे शहर में भेजना, पर कैसे भी उन्होंने मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट किया और मुझे शहर भेजा, अच्छे कॉलेज में मुझे दाखिला दिलाया और मैं वहां पर फर्स्ट भी आया हूँ। और अपने माँ बाप की मेहनत को, उनके सपने को मैं पूरा भी करना चाहता हूँ। मुझे भी उनकी मदद करनी है। केवल ऐसा नहीं है कि मैं पढ़कर विदेश चला जाऊं और वहां पर डॉलर्स के अंदर कमाने लगूं, जैसे कि मेरे बाकी दोस्त सोचते हैं। शहर में मेरे जितने भी दोस्त हैं सब यही सोचते हैं कि पढ़ने के बाद हम लोग विदेश जाएंगे, डॉलर्स में रुपयों को कमाएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जिएंगे। पर अन्ना की सोच अपने दूसरे दोस्तों से बहुत अलग थी। उसने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गाँव में ही आकर रहूंगा और अपने गाँव के जितने भी संकट है उन्हें दूर करूंगा, गाँव का विकास करूंगा, गाँव के लोगों को शिक्षित करूंगा, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ विकासशील कार्य करूंगा। मेरी इच्छा अपने गांव को सुधारने की है, ना कि विदेश जाकर डॉलर्स में रुपए कमाने की है, जैसा कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स की थी जो शहर में पढ़ते थे। अन्ना ने दृढ़ निश्चय किया। घर में अकेले बैठा हुआ अन्ना सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसी वक्त उसने अपने घर की लालटेन जलाई, चिमनी जलाई, थोड़ा सा घर में रोशनी हो गई। पूरा अंधेरा हुआ था। घर के मम्मी पापा और गांव के सभी लोग आधी रात की प्रेयर करने के लिए मंदिर गए हुए थे। अन्ना जो था वो अपने घर में सोच रहा था। अन्ना को सोच रहा था, अचानक सोचते सोचते अन्ना की आंखें भारी होने लगी। उसे नींद सी आ गई थी और उसी वक्त अन्ना की आंखें भारी हुई, वो सो गया। सोते वक्त अन्ना को एक नाइटमेयर बोला जाता है, बुरा सपना। अचानक से अन्ना को नींद में अपने घर पर ही एक बुरा सपना आया, एक डरावना सपना आया। अन्ना एकदम से जुझा गया और उसी को सपने में उसने देखा कि सभी तरफ बॉम्ब रखे हुए हैं। मेरे गांव में सभी जगह दूर दूर तक मुझे बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं और बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं। सभी लोग चीखे मार मार के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। उसमें से एक औरत जो पानी के लिए चिल्ला रही है, ऐसा कह रही है कि मुझे एक घुट कोई पानी पिला दे जो मैं मतलब पानी पीकर क्या हो जाऊं, मर जाऊं। उसी वक्त एक और औरत को मैंने देखा जो अपने बच्चे की डेड बॉडी को अपने गले से चिपका कर बैठी है और चिल्ला रही है एक बूंद पानी के लिए। कुल मिलाकर अन्ने को बुरा सपना आता है। अन्ना सोचता है कि अगर ये मैंने सही समय पर उचित कदम नहीं उठाए, अपने गांव के हालात नहीं सुधारे, तो ये बुरा सपना क्या होगा, हकीकत बनते हुए देर नहीं लगेगी। अन्ना एकदम से देखता है कि तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। थर्ड
वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका है मेरे गांव में, मेरे देश में, और ये धीरे धीरे पूरे देश में, भारत में फैल जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े से नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब है पानी के संकट से। पानी का हम जैसे यूज कर रहे हैं आज के समय में, बहुत ज्यादा उसे वेस्ट कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में पानी शायद हो सके हमें पीने के लिए बचे ही ना, और जब पानी नहीं मिलेगा तो इंसान वैसे ही मर जाएगा बिना पानी के। उसे थर्ड वर्ल्ड वार बोला गया है यहाँ पर अन्ना के अनुसार। अन्ना सोचने लगा पानी का संकट इतना ज्यादा मेरे गांव में फैल चुका है कि अगर मैंने इसको समय रहते नहीं सुधारा तो ये बात मेरी जो सपना है वो हकीकत बन जाएगा। अन्ना दृढ़ निश्चय करता है। उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है बुरे सपने से। अन्ना जागता है, थोड़ा सा फ्रेश फील करता है, मुंह को धोता है, थोड़ा सा कांपने लगता है और अपने आप को रिलैक्स फील कराता है। अन्ना को महसूस होता है कि ये मैंने बुरा सपना देखा है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इसके लिए अब ज्यादा समय भी नहीं है। उसी वक्त लगभग 3 बज चुके होते हैं जब अन्ना नींद से जागता है। लगभग दिन के सुबह के 3 साढ़े 3 का समय हो रहा होता है। अन्ना के जो मम्मी पापा हैं, जितने भी गांव वाले लोग होते हैं, वो अपनी प्रेयर पूरी करके मंदिर से घर की तरफ लौट रहे होते हैं। लौटते लौटते उन्हें घर तक पहुंचते पहुंचते 4 साढ़े 4 बज चुके होते हैं। अन्ना को देखकर माँ बाप बड़े खुश होते हैं, और अन्ना के जो फ्रेंड है रामूदा और महेश, वो भी अन्ना से जब उन्हें पता चलता है अन्ना आया हुआ है तो अन्ना के पास आते हैं। सुबह सुबह ही सभी लोग अन्ना से मिलने आते हैं, अन्ना से गले लगते हैं। अन्ना के माँ बाप भी उसे मिलते हैं, पूछते हैं कैसे हो, क्या हालचाल है। फिर अन्ना गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके बताता है कि गांव में हुआ क्या है। सभी लोग अपने अपने अनुसार अन्ना को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि अकाल पड़ चुका है, बारिश नहीं हुई है, पेड़ों को काट दिया गया है, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है, फसल के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है। अन्ना ये बात पहले ही चौकीदार से सुन चुका होता है, पर लोग भी अपने अपने अनुसार अन्ना को ये सारी बातें बताते हैं। सुबह के लगभग 5 बजने का समय हो रहा होता है और सूरज निकलने का समय हो ही रहा होता है। अन्ना सभी लोगों को बिठाते हैं गांव के और बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इस गांव का ही एक बालक हूँ, शहर से पढ़कर आया हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ नए तरीके हैं इस समस्या से निजात पाने के। सभी लोग सोचते हैं अन्ना के पास आखिर ऐसा क्या तरीका है जो इतने समय की प्रॉब्लम को 1 मिनट में ये सॉल्व कर देगा। गांव के सभी लोग अन्ना को पूछते हैं, अन्ना तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो अन्ना कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ आप मेरी बात मानिए, उसके अनुसार मेरा साथ दीजिए, हम सब मिलकर अपने गाँव में आए इस संकट को दूर करेंगे। महेश और रामूदा अन्ना का साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ। महेश कहता है कि अन्ना भैया मैं आपके साथ में हूँ, आप बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अन्ना अपनी बातें बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर कलेक्टिंग करना पड़ेगा। तो रामूदा कहते हैं ये तो वही होता है ना कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना। तो अन्ना कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा है तुमने। रेन वाटर कनेक्टिंग का मतलब होता है कि जब बारिश आ रही होती है तो बारिश के पानी को किसी पात्र में, किसी टंकी में या अंडरग्राउंड में स्टोर कर लेना और उसी का रीयूज करना, या फिर उसका ही जो पानी जो होता है उसको खेतों में बहा देना, फसलों में डाल देना, उसे रेन वाटर कलेक्टिंग या रेन वाटर स्टोरेज भी कहा जाता है। ये बात अन्ना की गांव वाले लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सबको लगता है कि पानी का यूज डबल किया जा रहा है। एक तो बरसात के रूप में पानी जमीन पर आ ही रहा है और उसी पानी को हम जब इकट्ठा कर लेंगे तो वो फसलों के रूप में भी यूज होगा। अगर पानी खराब ना हो तो उसको पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अन्ना की ये बात सभी को बहुत अच्छी लगती है। गांव वाले सोचते हैं कि अन्ना शहर से आया है, पढ़ा लिखा है, इसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। उसके बाद अन्ना उन्हें नए नए तरीके के जो होते हैं अपने मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, ये भी अन्ना जो होता है वो उन्हें बताते हैं। अन्ना कहते हैं कि कृषि करने की आजकल नई तकनीक आ चुकी है, नए मॉडर्न तरीके से आप नए यंत्रों का यूज करके, नए बीजों का यूज करके अच्छी कृषि कर सकते हो और जो कम समय में भी होती है। अन्ना अपने अनुसार अपनी सभी बातें, कृषि के नए मेथड, पानी को कैसे संरक्षित किया जाएगा, किस प्रकार से पानी की एक बूंद भी हमें वेस्ट करने से रोकनी है, उन सभी नियमों को, चीजों को गांव वालों के साथ शेयर करते हैं। अन्ना कहते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं गांव में ही रहूंगा, लेकिन जब तक मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं होती मैं बीच बीच में जल्दी जल्दी आता रहूंगा। और अभी मेरी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो मैं गांव वालों को प्रशिक्षण दूंगा, मतलब ट्रेनिंग दूंगा कि किस प्रकार से आप अच्छी खेती कर सकते हो, किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं गांव के लोगों को शिक्षित भी करूंगा। जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें मैं अवेयरनेस दूंगा, उनमें जागरूकता पैदा करूंगा और गाँव को जितना हो पाएगा विकासशील करने का प्रयत्न करूंगा। साथ में मैं अपने दोस्त रमेश और जो रामूदा है वो भी मेरी मदद करेंगे। ऐसे ही गांव के बाकी बच्चे भी अन्ना की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरीके से
सभी लोगों को अन्ना की बात बहुत अच्छी लगी, सभी में एक नई उम्मीद जागी, सबको एक नया मतलब कहते हैं ना सूरज की चमक मिली। और ऐसा सुनकर सुबह सुबह सभी के चेहरे जो उदासी में डूबे हुए थे वो क्या हो गए, खिल गए। सभी के चेहरों पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। अन्ना का विश्वास, अन्ना की बातें, अन्ना की तकनीक सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी और सब लोग सोच रहे थे कि अब हमें एक सहारा मिल चुका है कि अन्ना आ गया है हमारे गांव में और अब हमें लगता है कि हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अन्ना ने उन्हें ये भी बताया कि ये पानी की एक बूंद अमृत के समान है। पानी जो है वो सबसे महंगा, सबसे प्रीशियस चीज है हमारी धरती पर, इससे महंगा या इससे कीमती कुछ और नहीं। तो पानी की इंपॉर्टेंस को, पानी की कीमत को भी अन्ना ने बखूबी लोगों तक पहुंचाया। फिर लोगों ने पानी वेस्ट करना बंद किया। जो कुछ भी उनके घर में पानी था वो बहुत सोच समझ के पानी का उपयोग करते थे। सभी लोगों को अन्ना की बात सुबह अच्छी लगी और इस चैप्टर के अनुसार सभी लोगों ने क्या लिया, रेजोल्यूशन लिया। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प लेना, किसी चीज को सुधारने में संकल्प लेना ही रेजोल्यूशन कहलाता है, जो इस चैप्टर का मीनिंग है। इस तरीके से अन्ना के साथ गांव वालों ने भी संकल्प लिया, रेजोल्यूशन लिया, दृढ़ निश्चय किया कि अब हम गांव के हालात सुधारेंगे। जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हम एक मिनट भी चैन से नहीं बैठेंगे। जैसा अन्ना हमें ट्रेनिंग देगा हम उसके अनुसार व्यवहार भी करेंगे। सभी लोगों ने सुबह सुबह उगते हुए सूरज के सामने अपना एक संकल्प लिया और एक तरीके से कसम खाई, कहा कि उगता हुआ सूरज हमें अपने संकल्प की याद दिलाएगा। और सभी लोगों ने प्रतिज्ञा, हाथ करते हुए प्रतिज्ञा ली सूरज के सामने, सूरज को गवाह मानकर, और बोला कि आज से हम अपने गांव के हालातों को सुधारेंगे, हर प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और पानी की एक बूंद भी हमारे द्वारा वेस्ट नहीं की जाएगी। इस प्रकार से उगता हुआ सूरज एक तरीके से उम्मीद का क्या बन चुका था, प्रतीक बन चुका था। सभी लोगों के मन में एक उम्मीद भर चुकी थी जो उगते हुए सूरज ने भर दी थी। इसीलिए यहाँ पर राइजिंग सन को सिंबल ऑफ होप भी बताया गया है। राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज है, वो उम्मीद का एक प्रतीक बन चुका था। हर दिन सूरज उगता था, गांव वाले जल्दी उठकर अपने संकल्प को दोहराते थे सूरज के सामने और ऐसा बोलते थे कि जब तक हमारे गांव से ये संकट टल नहीं जाएगा तब तक हम एक मिनट के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। और इस तरीके से उनका प्रयास चलता रहा, नए नए तकनीकों से वो जुड़ते रहे और अंत में उनके गांव की समस्या का भी छुटकारा हो चुका था। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पानी सबसे कीमती चीज है हमारी जिंदगी की, जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते और जो खत्म हो गई तो हम जी भी नहीं सकते। इसलिए हमें भी पानी को बचाना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, पानी का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। वेस्ट पानी की एक बूंद भी हमें नहीं करनी चाहिए। पेड़ पौधों ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। एक पेड़ काटो तो उसकी जगह 2 नए पेड़ उगाने का प्रयास करना चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग हमें भी सबको अपने घरों में अपनानी चाहिए। बरसात के पानी को स्टोर किसी भी रूप में करें और उसका रीयूज करें। इस तरीके से नई टेक्निक का यूज करके पानी के संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये कहानी मनीष गोयल के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर उन्होंने इन्हीं विषयों पर हमें मतलब कहानी का संदेश दिया है जो वो खुद भी लिखा करते हैं। इसके अलावा भी वो अलग अलग मेथड में अपनी कहानियों को लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको जो सही है उसे चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैड रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल। कौन था जो अपने कॉलेज हॉस्टल से अपने गांव वापस आया था? तो आंसर आपको पता है, अन्ना। आंसर नंबर सी, अन्ना जो था उसकी कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी इसलिए वो अपने गांव लौट कर आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सीन पुट अन्ना इन लो स्पिरिट। अन्ना को क्या चीज लो स्पिरिट में डाल दिया करती थी, मतलब ऐसा क्या होता था कि अन्ना की सारी शक्तियां जो होती थी उसे लगता था कि चली गई है। तो आंसर है इसका द सेटिंग सन। ढलता हुआ सूरज हमेशा अन्ना को लो स्पिरिट कर दिया करता था, उसकी शक्तियों को आधा कर दिया करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश कंजर्विंग वाटर। पानी को बचाने के लिए किसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये डिस्कशन चल रहा था। तो किसको ज्यादा हमें लगाना चाहिए? आंसर है ट्रीज। पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो पानी को भी बचाया जा सकता है। पेड़ जो होते हैं वो पानी की मतलब पेड़ की जो जड़ें होती है वो पानी को सोख लेती है, जमीन जो होती है वो गीली रहती है, इसलिए यहाँ पे आंसर है ट्रीज, सी। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड एंड द रीजन फॉर द ट्रेजिक इवेंट वॉज। तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है और उसका क्या कारण था तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने का? आंसर है वाटर क्राइसिस, सी।
मतलब जल संकट, क्योंकि जल का संकट धीरे धीरे पूरे देश में फैलने वाला है, इस वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और लोग पानी की वजह से क्या होंगे, मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड अन्ना रिटर्न टू हिज विलेज? अन्ना जो है वो अपने गांव क्यों लौट कर आया था? आंसर है अन्ना रिटर्न टू हिज विलेज, अन्ना अपने गांव लौट कर आया बिकॉज हिज कॉलेज हैड क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन, क्योंकि अन्ना के जो कॉलेज थे वो बंद हो चुके थे क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो चुकी थी, जैसा कि गर्मियों की छुट्टियों में होता है। इसलिए अन्ना सोच रहा था कि अब मैं अपने गांव चला जाता हूं और वहीं पर कुछ दिन अपनी छुट्टियों के बिता कर आता हूं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड अन्ना मिस ऑन द वे टू होम? जब अन्ना अपने घर की तरफ जा रहा था, छुट्टियों में आया था, घर की तरफ बढ़ रहा था, तो रास्ते में अन्ना ने क्या क्या चीजें मिस कर दी, वो क्या देखना चाहता था जो उसे नहीं मिला रास्ते में देखने को? आंसर है अन्ना मिस्ड द चिर्पी लिटिल फेसेस, अन्ना ने वो छोटे छोटे चमकते हुए या मुस्कुराते हुए चेहरे मिस कर दिए थे जो कि गांव के बच्चे के थे। जो गांव के बच्चे रास्ते में बेरी की पेड़ के नीचे खेला करते थे, अपना मतलब पेड़ को के तने को तोड़कर उससे बैट बना लिया करते थे, पेड़ की बेरियों पर लमूट कर बेर खाया करते थे, वो सारी की सारी चीजें अन्ना ने मिस कर दी थी। अन्ना ने चिर्पिंग लिटिल फेसेस, खिलते हुए उन चेहरों को मिस कर दिया था जो गांव में दिखते थे, प्लगिंग बेरीज, जो बेर को तोड़ रहे होते थे, और प्लेइंग क्रिकेट विद देयर बैट, और अपने बैट से पेड़ों के नीचे क्रिकेट खेल लिया करते थे। वो सारे पल जो अन्ना को दिखाई देते थे उसने रास्ते में मिस कर दिए थे, क्योंकि अब रास्ते में उसे वो कोई भी लोग नहीं दिखे जो कि वो पहले देखा करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द चौकीदार अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है रंग रूप। चौकीदार दिखने में कैसा दिख रहा था ये हमें बताना है। आंसर है चौकीदार लुक्ड लाइक अ फ्रेल मैन, चौकीदार दिखने में बड़ा ही बूढ़ा लग रहा था, पतला दुबला सा, और चेहरे का रंग उड़ावा लग रहा था। विद मिल्क वाइट बियर्ड, जिसकी दूध के समान सफेद रंग की क्या थी, दाढ़ी थी चौकीदार के। ही हैड वॉर शबी धोती कुर्ता, चौकीदार ने फटा पुराना गंदा सा धोती कुर्ता पहना हुआ था और वो बड़े ही दुखी भाव में अन्ना को बता रहा था अपने गांव के बारे में। आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड अन्ना वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन? अन्ना अपने शहर के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करना चाहता था अपने गांव के लिए? आंसर है अन्ना वांटेड टू वर्क, अन्ना काम करना चाहता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज विलेज। पढ़ाई पूरी होने के बाद अन्ना अपने गांव का डेवलपमेंट करना चाहता था और यहीं रहकर गांव को विकासशील बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड अन्नास क्लासमेट ड्रीम ऑफ? अन्ना के जो साथी थे, जो शहर में उसके साथ पढ़ते थे, उनके क्या सपने थे पढ़ाई पूरा होने के बाद? हिज क्लासमेट वांटेड टू गो टू फॉरेन कंट्री, अन्ना के क्लासमेट जो शहर में उसके साथ पढ़ते थे उन सब का सपना था, वो जाना चाहते थे फॉरेन कंट्री, विदेशों में जाना चाहते थे, टू अर्न डॉलर, ताकि वहां पर जाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, डॉलर के अंदर रुपयों को कमा सके। एंड लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, और अपने जीवन को आरामदायक तरीके से जी सके। लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है विलासापूर्ण जीवन को जीना, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं होना, अच्छे तरीके से लग्जरियस लाइफ को जीना। तो ये उनके सपने थे जो अन्ना के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, पर अन्ना का सपना अपने गांव का विकास करने का था, पैसे कमाने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इनक्रेडिबल साइट डिड अन्ना सी इन द नाइटमेयर? जब अन्ना अपने घर जाता है तो उसे एक बुरा सपना आता है, जब उसकी आंख लग जाती है, तो बुरे सपने में अन्ना क्या देखता है वो हमें बताना है। आंसर है ऑल द वाटर ऑफ ऑल रिवर एंड ओशंस हैड टर्न, समुद्रों का और महासागरों का पानी हैड टर्न बदल चुका है, रेड वो लाल हो चुका है, द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसान के ब्लड के जैसे। कुल मिलाकर पानी का संकट आया है, इंसान पानी की वजह से गाँव में मर रहे हैं और मरने के बाद उनका खून जो है वो समुद्रों में जा चुका है, इसलिए पानी तो नहीं है लेकिन इंसानों का खून जो है वो समुद्र और नदियों में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर लाशों के ढेर उसे दिखाई दे रहे हैं और ये बुरा सपना उसे लग रहा था कि हकीकत में ना बदल जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इन अन्नाज ड्रीम? अन्ना ने जो सपना देखा था उसमें तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, क्या कारण रहा जो तीसरा विश्व युद्ध अन्ना के सपने में प्रारंभ हुआ? आंसर है अकॉर्डिंग टू अन्नाज ड्रीम, अन्ना के सपने के अनुसार द रीजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर वाज वाटर क्राइसिस, तो तीसरे विश्व युद्ध
विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? वाटर क्राइसिस, जल का संकट, क्योंकि जल जो था वो पूरी तरीके से मतलब खत्म हो चुका था और बिल्कुल भी पानी नहीं था उसके गांव में। कंट्रीज वांटेड टू कैप्चर द प्योर वाटर, दूसरे जो देश थे वो क्या कर रहे थे? प्योर वाटर को, शुद्ध पानी को कैप्चर करना चाह रहे थे, उन्हें हथियाना चाह रहे थे या लेना चाह रहे थे। इस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने की कगार पे था, क्योंकि लोगों को पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा था और पानी के संकट की वजह से तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड अन्ना सी व्हेन ही रिटर्न टू हिज होम? जब अन्ना शहर से गांव आया, अपने घर जा रहा था, तो उसने क्या क्या चीजों को देखा? वो रास्ते में क्या देखता हुआ जा रहा था? When अन्ना रिटर्न होम, जैसे ही अन्ना अपने घर की तरफ आया, he saw that the land was dry and parched, यहाँ पे एंड और आएगा। जैसे ही अन्ना आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि जो जमीन है वो पूरी तरीके से सूखी हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है और सूरज की तेज गर्मी से जमीन पूरी जुझला गई है, उसमें एक बूंद भी जो था वो पानी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रेशर कैक्टी ग्रो हियर एंड देयर, कैक्टस के जो पेड़ होते हैं जिसको नागफलियां कहा जाता है, वो भी इधर उधर जगह जगह पे उगे हुए थे जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं होते। He found every place deserted, अन्ना को लग रहा था कि हरे भरे जो खेत है वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तो डेजर्टेड का मतलब होता है रेगिस्तान, हर जगह उसे मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही थी। He met nobody in village, गांव में उसे कोई भी नहीं मिला, गांव में उसे कोई दिखा ही नहीं जिससे वो बात करे, एक्सेप्ट द चौकीदार, केवल चौकीदार को छोड़कर या चौकीदार के अलावा। इसलिए वो चौकीदार के पास गया और पूछा कि गाँव के सभी लोग कहाँ चले गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, why did Anna think that he was become a stranger in his own village? अन्ना को क्या ऐसा क्यों लगा कि वो अपने ही गांव में अजनबी बन गया है? अपने ही गांव में दोबारा जा रहा था तो उसे अजनबी क्यों लग रहा था अपना गांव? आंसर है बिकॉज द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, क्योंकि गांव के जो कुत्ते अन्ना के ऊपर भौंकने लगे जब वो अपने घर की गलियों में से जा रहा था। द अरोमा, अरोमा मतलब होता है खुशबू। The aroma of the village, the aroma of the evening food being cooked was missing. घर अलग अलग घरों से जो खाना बनने की जो सुगंध आती है, खुशबू आती है, वो इस वक्त आ नहीं रही थी और अन्ना को लग रहा था कि अभी किसी भी घर में खाना नहीं पक रहा है, क्योंकि सभी औरतें जो थी वो बच्चों को लेकर मंदिर गई हुई थी रात की पूजा करने के लिए। द विलेज चौपाल वॉज एम्पटी, गांव के गली नुक्कड़ चौपाले सारी की सारी खाली थी जिन पर लोगों का मेला लगा रहता था। इस प्रकार से अन्ना को अजनबी जैसे फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये मेरा ही गांव है ना, मैं कहीं गलती से कहीं और तो नहीं आ गया हूँ, ऐसा पहले मैंने अभी अपने गांव को कभी देखा नहीं था जैसा मैं आज देख रहा हूँ। इस प्रकार से उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। What did अन्ना determine to do after the nightmare? जब अन्ना को उस रात बुरा सपना आता है तो बुरा सपना आने के बाद जब वो जागता है तो वो क्या डिसाइड करता है कि अब से वो क्या करेगा? आंसर है अन्ना डिटरमाइंड, अन्ना संकल्प लेता है या दृढ़ निश्चय करता है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज। अन्ना डिटरमाइन करता है, संकल्प लेता है कि गांव के जितने भी यूथ लोग हैं, जवान लोग हैं, उन्हें वो क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा, उन्हें वो प्रशिक्षण देगा और नए नए तरीके से खेती करना सिखाएगा। ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, कि पानी को किस तरीके से बचाया जाता है, वाटर का प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसकी नई तकनीकें वो गांव के सभी युवाओं को सिखाएगा। अन्ना वांटेड टू एजुकेट देम, और अन्ना साथ ही साथ अपने गांव के सभी लोगों को शिक्षित भी करना चाहता था, उन्हें शिक्षा भी देना चाहता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द सीन एट पाठशाला। पाठशाला की सीन को डिस्क्राइब करें कि गांव की जो पाठशाला थी अब वो कैसी दिखाई दे रही थी जब अन्ना अपने घर की तरफ जा रहा था। आंसर है द विलेज वॉज अंडर ड्रॉट, गांव में अकाल पड़ चुका था। सो देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द पाठशाला, अकाल पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी थी, पानी और की प्यास भी लोगों को लग रही थी, इस वजह से कोई भी पाठशाला में एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था जब अन्ना उसके पास से गुजर रहा था। देयर वर नो टीचर्स, पाठशाला में कोई भी अध्यापक पढ़ा नहीं रहे थे। एंड नो ब्लैक बोर्ड, कोई भी ब्लैक बोर्ड वहां पर लगा हुआ नहीं था, ना ही बच्चे थे, ना टीचर थे, ना कोई पढ़ा रहे थे, ना कोई पढ़ रहा था।
एंड नो रिकॉर्ड ऑफ टेबल्स, ना ही पहाड़ों को दोहराने वाले बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। जिस प्रकार पहले जब टीचर पढ़ाते थे पहाड़ों को दोहराते थे, वैसा वहां पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर अन्ना को बड़ा ही दुख हुआ। उसे लग रहा था कि आज पाठशाला बंद क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5, What was चौकीदार्स रिप्लाई टू अन्ना's क्वेश्चन। जब अन्ना आगे जाता है तो चौकीदार उसे मिलता है। चौकीदार अन्ना के क्वेश्चन का क्या जवाब देता है। जब अन्ना पूछता है कि गांव के सभी लोग कहाँ गए, तो चौकीदार आंसर देते हैं, द चौकीदार रिप्लाई, चौकीदार जवाब देते हैं अन्ना की क्वेश्चन का, was that all the villagers had gone टू द विलेज टेम्पल। वो बताते हैं गांव के सभी लोग मंदिर, जो गांव का जो मंदिर है वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर वो पूरी रात की प्रेयर करेंगे, जिसमें वो भगवान को रेन, जो गोड़ की मतलब गौड़ देवता अपने कह सकते हो, वर्षा की देवता जो इंद्र भगवान होते हैं, उन्हें मनाने के लिए गांव के सभी लोग अर्धरात्रि की पूजा करने के लिए गांव के मंदिर में गए हुए हैं। टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, जो ऐसी पूजा जो आधी रात्रि के बाद ही शुरू की जाती है, उसे करने के लिए वो मंदिर गए हुए हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और जो गांव में अकाल पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाए और बारिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द राइजिंग सन बिकम द सिंबल ऑफ होप। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको समझना है। उगता हुआ सूरज किस प्रकार से गांव के सभी लोगों के लिए एक अच्छा सूचक बन गया, एक उम्मीद का सूचक बन गया। आंसर है द राइजिंग सन वॉज द सिंबल ऑफ होप। उगता हुआ सूरज गांव वालों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। ऑफ रेजोल्यूशन, क्योंकि वो उन्हें अपने संकल्प की याद दिलाता था। गांव वालों ने जो संकल्प लिया था सूरज के सामने कि अब से हम पानी को बचाएंगे, उनके रेजोल्यूशन की याद उगता हुआ सूरज उन्हें दिलाता था। द राइजिंग सन ऑलवेज फील्ड ऑप्टिमिस्ट फीलिंग। उगता हुआ सूरज गांव वालों में हमेशा आशावादी फीलिंग्स को भर दिया करता था, गांव वालों को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता था। ऑप्टिमिस्ट का यहाँ पर मतलब होता है आशावादी, मतलब कि निराशा को दूर करके गांव वाले लोगों के मन में आशा भर दिया करता था और उगता हुआ सूरज। इन देयर हार्ट, उनके मन में, एंड बिकम अ सिंबल ऑफ होप, और इस तरीके से उनके लिए वो एक पॉजिटिव सिंबल बन चुका था। उगता हुआ सूरज उनके लिए एक सूचक बन चुका था। जैसे ही सूरज उगता था गांव वाले भी अपने लिए हुए रेजोल्यूशन को, अपने संकल्प को याद करते थे और पानी को बचाने की पहल करते थे। बढ़ते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, What is the message of the story? डिस्कस। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है, इसे डिस्कस करना है। आंसर है, इन दिस स्टोरी द राइटर हाईलाइट्स प्रॉब्लम विच द प्रेजेंट एज इज फेसिंग। इस कहानी में राइटर उन सभी समस्याओं को बता रहे हैं जो आज के समय के लोग फेस कर रहे हैं या जिनका सामना कर रहे हैं। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या ही जल का संकट है। तो आज के समय में प्रेजेंट एज फेसिंग मतलब हम सभी जिसका सामना कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम को चैप्टर में बताया गया है। वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट ऑन अर्थ। जो पानी है वो सबसे कीमती वस्तु है हमारी धरती के ऊपर, जिसे ही हम सबसे ज्यादा वेस्ट करने पर लगे हुए हैं। वी शुड नॉट वेस्ट इट सिंगल ड्रॉप। हमें पानी की एक बूंद भी खराब नहीं करनी चाहिए। वी शुड मेक फुल यूज ऑफ रेन वाटर। हमें रेन वाटर का पूरा उपयोग करना चाहिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए और उसका फिर से रीयूज करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। जल के पानी का एकीकरण करना, उसे इकट्ठा करना, ये एक सबसे अच्छा तरीका है पानी के संकट को रोकने के लिए। वी कैन कलेक्ट रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ अवर बिल्डिंग एंड स्टोर इट अंडरग्राउंड टैंक। जब बारिश आती है तो हम अपनी छतों पर एक टैंक में या एक कह सकते हो किसी भी कंटेनर के अंदर पानी, बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसी का फिर हम लोग पानी की कमी होने पे यूज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को स्टोर करने का। और आप चाहें तो उसे डायरेक्टली आप अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, जिसका उपयोग फसलों में भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम बारिश के पानी का फिर से रीयूज कर सकते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है पानी की बचत करने का, ऐसा राइटर कहते हैं।
द राइटर वॉन्ट्स टू से प्रॉपर एंड टाइमली स्टेप्स मस्ट बी टेकन। राइटर कहते हैं समय रहते हुए हमें पानी के संकट को बचाने के लिए प्रॉपर स्टेप उठाने चाहिए, निश्चित कदम उठा लेने चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी की वजह से हमारे यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो जाएगा, जो पानी ना मिलने की वजह से लोगों को यूं ही मार देगा। तो कोशिश करें पानी को बचाएं, एक ड्रॉप भी पानी की वेस्ट ना करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें और नए नए तरीके से पानी का उपयोग जो है वो पानी को बचाते हुए करने की कोशिश करें, पानी को वेस्ट ना करें। ये राइटर हमें इस स्टोरी के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर। पानी को बचाने के लिए पेड़ों की क्या भूमिका रहती है, पेड़ क्या मतलब सहायता करते हैं पानी को बचाने के लिए। आंसर है ट्रीज आर हेल्पफुल। पेड़ हमारे लिए बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर बारिश भी अच्छी होती है, पेड़ बारिश को लाने में सहायक होते हैं। ट्रीज आर हेल्पफुल एज अ रिसोर्स ऑफ वाटर। पेड़ जो होते हैं वो पानी के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश होती है। ऑन द अर्थ, हमारी जमीन पर। देयर आर ट्रीज, रेन वाटर डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ डायरेक्टली। बारिश होती है तो बारिश का पानी डायरेक्ट धरती पर नहीं आता, जहां पर बीच में पेड़ होते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को अपने अंदर सोख कर रखती है, इसलिए रेन वाटर का डायरेक्ट पानी अर्थ पर एकदम से नहीं आता। द लीव्स ऑफ ट्रीज चेक द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वाटर कम्स टू अर्थ। उस वक्त पेड़ जो होते हैं पानी को सोख लेते हैं और उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसको कम कर देते हैं। कम वेलोसिटी करने से पानी धीरे धीरे जमीन में आता है और पूरे रास्ते से होता हुआ आता है जमीन में, इसलिए जमीन में नमी बनी रहती है, हमेशा सॉफ्ट रहती है जमीन। देन दिस वाटर इज ऑब्जर्व बाय द अर्थ। और इस प्रकार से जो पानी होता है वो पत्तियों के द्वारा जमीन पर आता है और जमीन गीली हो जाती है, उसे वो ऑब्जर्व कर लेती है, पानी को सोख लेती है। तो पहले रेन वाटर मतलब पेड़ों में आता है, पेड़ों की पत्तियों से, जड़ों से होते हुए जमीन से निकलता हुआ वो अंडरग्राउंड तक आता है। इस प्रकार से सभी जगहों को पानी पर्याप्त मिलता है और सभी लोगों को, सभी चीज़ों को पानी की जो कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो ट्री बहुत ज़रूरी है लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तभी हम पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं, ऐसा राइटर इस स्टोरी के माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का संरक्षण या एकीकरण क्या होता है। आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर। इसका मतलब होता है पानी को इकट्ठा करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, जो हम छतों पर जाकर किसी भी टैंक के अंदर या कंटेनर के अंदर करते हैं। ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, छतों पर जाकर एंड स्टोर इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। उसे पहले स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसका उपयोग हम दोबारा कर सके, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। बारिश के पानी को स्टोर करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। द अंडरग्राउंड वाटर राइजेज द अंडरग्राउंड लेवल। अगर पानी नीचे ज़्यादा स्टोर होता है तो उसका लेवल भी बढ़ जाता है, उसका जल स्तर ऊंचा बढ़ जाता है। इफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी स्टोर। अगर पानी की अच्छी मात्रा स्टोर की जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को अगर हम स्टोर करके रखते हैं, इट विल स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो जमीन में पानी का जो स्तर है वो जो बहुत ज़्यादा नीचा होता है वो ऊंचा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पानी की जो कमी है उसे दूर किया जा सकता है अगर हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज टू मीट द हाउस होल्ड। और इस स्टोर किए गए पानी का उपयोग हम घर के दैनिक कार्यों में कर सकते हैं, जो हम घरेलू काम करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। एंड नीड्स एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, यूज इन एग्रीकल्चर। और इस पानी का उपयोग हम फसलों में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। बारिश के पानी का उपयोग हम लोग घर में और एग्रीकल्चर दोनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What was the resolution of the villages? गांव के लोगों का संकल्प क्या था जब उन्हें अन्ना ने सब कुछ समझाया। आंसर, When Anna reached to his village, जब अन्ना अपने गांव पहुंचा, he came to know about the water crisis, तो उसे जल के संकट के बारे में पता चला कि गांव में अकाल पड़ा है और बारिश नहीं हुई है, जल का संकट बढ़ता जा रहा है। The villages was to start a movement, तो गांव वालों को अन्ना ने समझाया, तो गांव वालों ने अन्ना के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। और वो आंदोलन क्या था? For the conservation of the most precious thing on the earth, और धरती पर उपलब्ध होने वाली सबसे कीमती चीज को बचाना, वो था that is water। मतलब पानी को बचाने के लिए गांव वालों ने अन्ना के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्हें सबसे कीमती चीज को बचाना था, जो कि पानी है। They also resolved
टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और उन लोगों ने डिसाइड किया, गांव वालों ने, कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर लगाएंगे। दे प्लेज, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा ली, गांव वालों ने उगते हुए सूरज के सामने प्रतिज्ञा ली, वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे, ये शुभ कार्य हम आज से ही करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से सभी गांव वालों ने उगते हुए सूरज के सामने प्रतिज्ञा ली कि हम अपने गांव को वाटर क्राइसिस से, जल के संकट से आज से ही बचाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यही खत्म होता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। साथ ही मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी पानी को वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। इसी से हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप खुद भी इसे पूरा देखिएगा। थैंक यू।